एक ऐसे मौके पे जबकि इतनी सर्दी है कि मैं तक बौला गया हूँ। और वो आप कराची में हो? और कराची में हूँ, और कराची में मज़ीद टेम्परेचर गिरने की पेशगोई है। लोग मर रहे हैं, 100 से ज़ायद हलाकतें अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में। इसके बारे में हम 2 दिन पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक हीरो के ज़िक्र से कर रहे हैं। इस हीरो का नाम है सुलेमान ख़ान। उम्र है इसकी 30 साल। कोयटा के नज़दीक कुचला कस्बे से इसका ताल्लुक़ है। एक ऐसे मौके पे जबकि हेलीकॉप्टरों ने उड़ने से इनकार कर दिया, NDMA को नहीं पता था कि कौन सी सड़क को खोलने के लिए क्या करना है, ये नौजवान खड़ा हो गया कोयटा जोब शाहराह पे। कोयटा जाने वाले चारों रास्ते बंद थे, लेकिन ये कोयटा जोब शाहराह पे थे। ये अपनी लैंड क्रूज़र के साथ वहाँ चला गया और जितने लोगों को रेस्क्यू कर सकता था इसने करने की कोशिश की। कहा यह जा रहा है, और जो मकामी मीडिया और सोशल मीडिया से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, कि लगभग सुलेमान ख़ान ने 100 अफराद को बचाया अपनी लैंड क्रूज़र के ज़रिए। उसमें गर्म कपड़े भी रखे, उसमें ख़ुराक भी मौके पे तकसीम की। फिर उसके बाद जो हामला ख़वातीन थी या बच्चे थे या बूढ़े थे, उनको तरजीही बुनियाद पे या मरीज़ थे, अपने घर मुंतकिल किया ताकि उन्हें आर्जी शेल्टर मिल सके। जो लोग फंसे हुए थे अपनी गाड़ियों में जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया था, उसने उन्हें टो चेन करने की कोशिश की। पेट्रोल तक के भी पैसे दिए। कहा यह जाता है कि पीर की दोपहर 2 बजे सुलेमान ख़ान ने ये सिंगल हैंडेड ऑपरेशन शुरू किया और अगली रात 3 बजे तक वो लगा रहा। आधी रात के बाद सरकारी इमदाद आनी शुरू हुई। तो इस तरह के हीरोज़ भी हैं हमारे, जिनका कोई तस्करा नहीं करता है, और ये तस्करा जूते तले दब के रह जाता है। हाँ, यही है बिल्कुल। और अभी अच्छी बात यह है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं लियाकत शाहबानी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की है कि सुलेमान ख़ान को कल जो है CM हाउस बुलाया जाएगा और जाम कमाल साहब जो हैं उनको ऑनर करेंगे, उनकी जो खिदमात हैं, और साथ ही साथ उनको जो है गिफ्ट्स और शील्ड भी दी जाएगी। अच्छा, ये लेकिन एक और चीज़ चेक करें कि जैकेट भी नहीं पहनी हुई। हाँ, इनके जितने भी पिक्चर्स आ रहे हैं, और मतलब आप वीडियो देखकर मुझे ठंड लग रही है, और इन्होंने जैकेट भी नहीं पहनी। लेकिन वो इतना इन्वॉल्व होगा, आई गेस। सही बात है। और वो अच्छा, हमें तालियां तो बजानी चाहिए, लेकिन ये तमन्ना भी करनी चाहिए कि काश हम भी इस जैसे बन सके। बिल्कुल, बहुत सिर्फ तालियां बजाने से काम। लेकिन ये देखें कि जब भी कोई ऐसी कुदरती आफत आती है, आप ज़लज़ले में भी आपने देखा या बाद में सैलाब में भी देखा, जब तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंचती तो तकरीबन 24 घंटे 36 घंटे लोग अपनी मदद आपके तहत सिर्फ जो है सारा कुछ करते हैं। मुबशिर, मुझे याद है कि जब, और अल्लाह माफ़ करे हम कभी ऐसे दिन दोबारा ना देखें, जब हर दूसरे दिन क्या हर 3 घंटों के बाद ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में धमाके होते थे, दहशतगर्द हमले होते थे। तो आपको याद है कि मैं मीना बाज़ार में बहुत बड़ा एक हमला हुआ था। तो वहाँ पर मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी कमीशन करवाई थी, मुझे याद नहीं किन से, लेकिन डॉन के ही थे पेशावर में, कि एक रिक्शा ड्राइवर था वहाँ का मकामी, मेरा ख्याल है कि शायद उनके जमात इस्लामी के साथ लिंक थे, मुझे याद नहीं है। और वो ज़ाहिर है अपना रिक्शा चला रहा होता था कि जब भी उसको धमाके की आवाज़ आती थी ना, तो जो भी पैसेंजर था उसे कहते थे कि सर प्लीज़ आप यहाँ से उतर जाए, और वो जाते थे धमाके की तरफ, और ख़ुद ज़ख्मी लोगों को अपने हाथों से उठाकर अपने रिक्शे में डालकर लेडी रेडिंग। मैं आई विटनेस के तौर पे 2 मुख्तसर मिसालें देता हूँ। इसी कोयटा में 2010 का जब सैलाब आया तो कोयटा तो इतना मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन नवाही इलाके फ्लैश फ्लड से बहुत मुतासिर हुए। एक आइसक्रीम वाला और उसकी बीवी दिन भर वो आइसक्रीम बेचते थे, पुरानी दुकान है, और शाम को उस पैसे से वो रज़ाइयाँ, कंबल, जो भी रेस्क्यू का सामान है, और वो साथ में पनाहगज़ीनों का एक स्कूल में कैंप था, वहाँ जाते थे, जो उनकी खिदमत है। फिर ट्रेन के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए जो भिजवा सकते थे। एक कपल ये डेरा गाजी खान में रोड साइड पे मैंने देखा कि एक ढाबे वाला, उसने रेट चार्ट लिखा हुआ था कि जी जो लोग सैलाब से मुतासिर नहीं हुए उनके लिए 20 रुपए में 2 रोटी और सालन, और जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं
उनके लिए 5 रुपए में रोटी और सब्जी, जिसने जो जिस अच्छा देखो ये अपने लेवल के ईदी हैं। हाँ। ये अपने लेवल के ईदी हैं और ईदी साहब के तो बारे में पूरी दुनिया जानती है ना, इनके बारे में कोई नहीं जानता। तो हमारा भी काम है कि यार जहाँ हमें चांस मिले ना तो इनकी अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत इनको कम से कम बुला करके वो इज्जत दे रही है, उनका भी हौसला बढ़ेगा और खुदा न करे ऐसी आफत दोबारा आए, क्योंकि ये जो बर्फ़बारी हुई है कह रहे हैं कि 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है दोबारा। एक और भी फुटेज कल से वायरल हुई भी है कि एक छोटा सा बच्चा जो है बलूचिस्तान में वो बर्फ़ में बैठ के और वो बूट पॉलिश तो वो वहाँ बैठा है बूट पॉलिश करने के लिए, तो उस पर भी लोगों ने खासी जो है वो आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर भी अब ये है कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं उन्होंने उसका नोटिस कह लें आप लिया है, लेकिन उन्होंने जो है फौरी तौर पर हिदायत जारी की इस बच्चे की किफ़ालत और माली इमदाद दी जाए। ये चीज़ें ज़ाहिर है ऐसी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको नज़र आएँ, लेकिन इस बच्चे की जब वीडियो देखी तो आपको बिल्कुल आपका दिल दहल जाता है। तो अच्छी बात है कि हुकूमत अच्छे काम को रिकग्नाइज़ कर रही है और यही ऐसे चीज़ें देखकर कम से कम आपका इंसानियत पे जो है एतबार बरकरार रहता है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल। और अब ज़रा चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहाँ जैसे वसत ने शुरू में बताया कि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाबाक हुए हैं बर्फ़ानी तोदे गिरने से वादी नीलम में। और हम अपने वहाँ जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं मुज़फ़्फ़राबाद में तारिक आकाश, उनसे हमने पहले भी बात की थी, अब दोबारा उनसे बात करते हैं। तारिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक बताइए क्या सूरत हाल है नीलम में, क्योंकि खासी तशवीशनाक इत्तलात आई और इतने लोग जहाँ बाहर परसों से अब तक, परसों आपसे बात हुई थी ना, उसके बाद से अब तक, उसके बाद से क्या हुआ? जी उसके बाद से डेथ टॉल बड़ा है, वो बॉडीज कुछ और रिकवर हुई। एक इलाका है चकनाड़, एक गांव है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से जस्ट 2 किलोमीटर के फासले पे है और वो इनएक्सेसिबल है, 4 घंटे का पैदल रास्ता है मेन सड़क से। तो वहाँ से कुछ जो है बॉडीज का पता चला कि वहाँ डेथ हुई हैं। तो डेथ टॉल जो है वो 74 हो गया था। आज सुबह एक बच्ची सर्वाइवर थी जिसकी डेथ हुई मुजफ्फराबाद में। 75 जो है नीलम वैली का डेथ टॉल है इस वक्त, और 56 के करीब लोग हैं जो विद सीरियस इंजरीज हैं सर्वाइवर्स। आप और जो बाकी मकामी सहाफ़ी हैं वहाँ पर, उन्होंने पूल करके एक अपने सहाफ़ी दोस्त को उन इलाकों में भेजा था इन द हेलीकॉप्टर। आप कह रहे थे कि बड़ी हॉरर स्टोरीज वो सुना रहा था, तो कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे सूरत हाल वो बयान कर रहे हैं? जी हमारी ख्वाहिश थी कि मीडिया के ज़्यादा लोगों को वहाँ ले जाया जाए, लेकिन चूँकि हेलीकॉप्टर जब जाते हैं तो यहाँ से वो राशन लेके जाते हैं एज मच एज पॉसिबल, वापसी पे जख्मियों को लेके आते हैं। तो एक हमारे जो दोस्त वहाँ गए हैं और वहाँ उन्हें नीचे उतरने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि सामान ड्रॉप हो रहा था, तो वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही जो है वर्स्ट सूरत हाल है बकौल उनके। जो ऊपर से उन्होंने देखा है कि बहुत सी जगह पे जो है वो बर्फ ने बहुत तबाही की है। ये जो एक आज जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है, इसके फादर कराची में गॉड जॉब करते हैं और ये तीनों उसके बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई है। तो गरीब लोग हैं, तो वो बता रहे थे कि बहुत बुरी सूरत हाल है और इन लोगों को जो है बहुत रिलीफ की जरूरत है, और जिसमें गर्म कपड़े इनको चाहिए, इन्हें खुराक चाहिए, जूते चाहिए, इस तरह की चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होने चाहिए ताकि अगर एक हादसे से बच गए तो ठंड से वो मर ना जाए। तो ऐसी कोई अपील लॉन्च की है वहाँ पर कि ये चाहिए ताकि बाकी जो पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं लोग कम से कम अगर किसी ने वहाँ चीज़ें भिजवानी हो तो किससे रब्ता किया जाए? कोई हॉटलाइन? हाँ। कोई एज सच उन्होंने अपील तो उस तरह नहीं की है, लेकिन जो हमारा इदारा है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका एक उन्होंने डेस्क इमरजेंसी डेस्क कायम किया है और अगर कोई पाकिस्तान से कोई मुखैर हजरात अगर इसमें ताउन करना चाहें तो वो उनसे रब्ता करके कर सकते हैं। एनडीएमए भी जो है वो भी भिजवा रहा है, तो एनडीएमए से भी रब्ता किया जा सकता है। ये एनडीएमए के थ्रू भी लोग जो है वो अपनी डोनेशन वहाँ भिजवा सकते हैं इन कैश एंड काइंड। बहुत शुक्रिया तारिक। ये जो अभी जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो बात कर रहे थे कि बहुत बुरी सूरत हाल है, सफ़िया की जो जिक्र कर रहे थे 20 उनके ख़ानदान के अफराद इस एवलांच जहाँ हो चुका वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और ज़ाहिर है सुबह से ही ये खबर चल रही है कि आसिफ मेजर जनरल आसिफ गफूर अब DG ISPR नहीं होंगे, उनको GOC ओकाड़ा
पोस्ट कर दिया है GOC, क्या होता है, जनरल ऑफिसर कमांड ओकाड़ा, विच इज द कमांड पोजीशन, और उनकी जगह अपॉइंट किए गए हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। और हालांकि मुझे पता है कि आपको सबको ये खबर पता है और पूरे दिन ये खबर चली है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे ही ये खबर चली तो कोई, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20 से 25 या हो सकता है कि 150-250 फेक अकाउंट्स ट्विटर पर आ गए हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की। और आप बेशक बात ना माने, लेकिन इनमें से एक भी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मैंने ISPR से भी पूछ लिया था कि सर इनका कोई ट्विटर है या नहीं है, और उनके मुताबिक इनके कोई पर्सनल ट्विटर, कोई अभी तक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि इन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया है। चार्ज ये लेंगे फरवरी के पहले हफ्ते में, तो जाहिर है उससे पहले जनवरी तक मेजर जनरल आसिफ गफूर विल स्टिल बी देयर, और जाहिर है वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बाद ही तब तक उनका ही ट्विटर चलेगा। हाँ, तब तक ये 15 इनका कोई ट्विटर नहीं है। मैं मतलब उनका जितना जो है उनका पर्सनल अकाउंट है पीस फॉर चेंज, वो सबको पता है, लेकिन अभी तक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की कोई अकाउंट नहीं है। एक जो फेक अकाउंट है उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ट्वीट की थी कि जी मैंने चेक किया है रेलेवेंट इदारे से, और अभी तक DG/ISPR के साथ, नए DG/ISPR साहब की जितने भी अकाउंट्स हैं वो फेक है। तो एक अकाउंट की रिप्लाई आती है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि चलो सही है, तो फिर मेरे साथ आके खाना खाओ तो हम इस पे बात करते हैं। हाँ। तो ये सही है, ये सही है। देखो अकाउंट फेक हो, खाना बाहर देखो कोई डाला वाला तो नहीं है। नहीं, फिर मैंने तो थोड़ा सा इधर उधर देखा, लेकिन फिर उस वक्त मुझे पता लग गया था, तो मैं भी शेर की तरह आया, मैंने कहा कि यार आ जाओ खाना खिलाओ मुझे, कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब चले, मीडिया की ISPR की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, तो जो मीडिया पर एक हमारा जो लेटेस्ट क्या कह सकते हैं, सेंसेशन, लेटेस्ट जो सेंसेशन था वो जाहिर है अब आप बोटैनिस्ट बनना चाह रहे हैं। यस सर, बोटैनिकल गार्डन्स का आपको मैं सैर कराऊंगा अभी। अच्छा, तो कल रात को जो है पास्ट मिडनाइट एक खबर आई कि पैमरा ने जो है काशिफ अब्बासी का जो शो है ARY पे जी ऑफ द रिकॉर्ड, उस पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी है, ऑफ एयर कर दिया है, क्योंकि उसमें फैसल वार्डा साहब जो है वो जूता लेके आ गए थे और जूता जो है वहाँ रख दिया था। और जो पैमरा का नोटिस है उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो है क्योंकि एंकर ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, और बल्कि इसमें कहा है कि भाई वो काफी कैजुअली मुस्कुराते रहे और एंजॉयज ले रहे थे, ऐसे लग रहा था पैमरा को, ऐसा लग रहा है। अभी तो काशिफ साहब का शो, लेकिन अभी काशिफ साहब लाइव हो गया था। उन्होंने क्या और सुना ये है कि पैमरा ने वर्बली उनको कह दिया कि अच्छा चलो अगली दफ़ा देख लेंगे, आइंदा ना करना। वैसे भी काशिफ ने मेरा ख्याल है ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगी, और माफ़ी हाँ उन्होंने ये कहा था कि मुझे रोक लेना चाहिए था उनको। और देखें अंदाज़ा है जाहिर है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रेटिंग के लिए नहीं किया, बिल्कुल चले, लेट्स टेक हिम ऑन हिज वर्ड। लेकिन देखिए ऐसे में ये हो सकता है कि आप फ़ौरन ब्रेक ले लेते, ठीक है, और ब्रेक में रिक्वेस्ट कर देते कि ये तरीका मुनासिब नहीं है आप, लेकिन वो जब फिर कायरा और साहब और वो जावेद अब्बासी साहब उठ गए, हाँ। तो फिर मेरे ख्याल में उन्हें भी लगा कि यार एशकन जो है वो हो रहा है, हाँ, तो उस पर ख़ासी फिर जो है मीडिया की जो एक तंजीम है, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, उनकी तरफ से आया कि पाबंदी इसलिए बिला जवाब के इसमें काशिफ अब्बासी का वर्जन नहीं लिया गया, उनसे नहीं सुना गया। हालांकि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी पहले, ये भी कहा है कि ये आज़ादी राय पर हमला है। आई डोंट नो अबाउट दैट, क्या ख्याल है आपका? आज़ादी राय पे हमला है या नहीं है वो तो बात किया था। अगर 60 दिन के लिए काशिफ को बैन किया गया था तो 60 दिन के लिए वजारत पानी और बिजली फैसल वार्डा से भी ले लेते कम से कम। well, उनको 2 हफ्तों के लिए तो बैन किया ही जाता, खबरें आ रही हैं सर 2 हफ्तों के लिए उनको बैन किया है कि आप किसी टॉक शो पर नहीं जाएंगे। अच्छा देखो मसला ये भी है कि अगर आप एक ही जुमले में आप ये नहीं कह सकते कि जी फैसल वार्डा को बैन होना चाहिए और उसके साथ आप ये कहेंगे इनको नहीं बैन होना चाहिए। अगर दोनों में बैन होना दोनों में बैन होना या तो किसी ने आज़ादी सहाफ़त का मसला इसलिए नहीं मैं समझ रहा कि काशिफ साहब जो हैं उन्होंने हालांकि गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन ये कि वो
खुद भी मज़े ले रहे थे। अच्छा ये तो ये बूट किसका है, ये बूट काफ़ी चमक रहा है, किसने चमकाया है इसको, ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप वफाकी वज़ीर हैं। मगर फिर भी वो जूते का उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ नीचे रख दें। तो यहाँ जो है वो मैं आज़ादी थोड़ा सा लूज ग्राउंड है वो थोड़ा सा जो देखिए बात ये है कि मैं अच्छा फिर ये होता है कि मैं सब एंकर्स की बात कर रहा हूँ कि हमें पता होता है कि हम मिस्टर एक्स को क्यों बुला रहे हैं, मजे लेने के लिए बुला रहे हैं या संजीदा बात करने के लिए बुला रहे हैं। तो होता ये कि जिस तरह आइटम सॉन्ग डाले जाते हैं फिल्म में, उसी तरह हम कहते हैं यार अच्छा आज प्रोग्राम जो है वो बड़ा वो है, थोड़ा सा मसाला डाले तो यार शेख रशीद नु पा देने हैं, यार फैसल वार्डन नु चौक लेने हैं। अच्छा मैं जी, तो मतलब कि या तो कॉमेडी मिलेगा या तो हॉरर मिलेगा या तो कॉमेडी हॉरर मतलब रेटिंग की जमानत आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। पानी पे तो बात नहीं होनी, इतना गारंटी है। वो बोले नहीं बन सकते कि यार हमें नहीं पता था कि फैसल वाडा क्या करना नहीं यार ऐसा नहीं, कुछ और ये है कि खुरम दस्तगीर गलत कह रहे हैं कि फाशिज्म है, ये वाउडाइज्म है। वाउडिज्म है। हाँ, क्योंकि जिसका मुजाहरा हमने चाइनीज काउंसलेट पे जो अटैक हुआ था उसमें भी देखा, फिर भाई जो अपने हाँ, तो मतलब यार यू गेट व्हाट यू पे फॉर यार। तो मतलब खाद की बोरी खरीदोगे और खोलोगे और फिर कहोगे इसमें खाद है, ये नहीं। मतलब आप 4-5 जायज लेने के लिए बुलाते हैं। 4-5 वजीर हैं जिनसे उनकी वजारत के बारे में कोई सवाल नहीं होता, जिसमें ये हैं वाउडा हैं, शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, अल्लाह को जान देनी है, और जो अली जैदी हैं। मतलब किसी से ये बात नहीं होती कि आपकी वजारत में क्या हो रहा है। सबसे बात दसों फिर की हो गया है पार्टी चस्का, हाँ चस्का फरोशी जो जिसको वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं। तो वो जनाब हम भी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और बस एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ ये सारा वाउडा साहब पैमरा 60 डे बैन की चीज़ पर के बात किया, मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ और वो है द डिपेंडेंट, पाकिस्तान टुडे की एक साइड पब्लिकेशन है और ये मज़ाहिया न्यूज़ पब्लिश करते हैं। उनकी बड़ी मज़ेदार एक आज आई है कि पैमरा ने नाजरीन पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी कि आपने चैनल क्यों नहीं चेंज किया जब ये वाउडा साहब जूता अपने सामने रख रहे थे। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव क्रेडिट, और साथ में सैटायर लिखा हुआ है सर, ये सीरियस खबर नहीं है, प्लीज टेंशन ना ले। अब इसको थैले में डालते हैं इस सेगमेंट को और थोड़ा अब उन का जिक्र करते हैं जिनका जिक्र नहीं होता। और वो कौन है? वो है मलिक रियाज, नाम तो सुना होगा, बल्कि ये कहते फाइल तो ली होगी। तो वो बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं, वो फाइलों को पहिए लगाते हैं और कभी कानून के शिकंजे में आते भी नहीं हैं। मगर अब नैब ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है एक रेफरेंस दायर किया है 1 खरब रुपए का, यानी 100 अरब रुपए। और ये है आइकॉन टावर जो कराची में क्लिफ्टन के इलाके में बन रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऊंची इमारत है ये, 62 मंजिला इमारत है। कहा यह जा रहा है कि रफ़ाही प्लॉट पर, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर जो है इसको बनाया गया है, अब ऑलमोस्ट तैयार है। तो नैब ने ये रेफरेंस दायर कर दिया है। साइड रेफरेंस, इस रेफरेंस कहते हैं कि ये जो फेक अकाउंट्स हैं उन्हीं का पार्ट है और उसमें आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, उनकी बहन फरियाल तालपुर भी हैं और ख़ासे जो नामजद मुल्ज़मान हैं जिसमें PPP के साबिक सैनेटर यूसुफ बलोच, वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर डॉक्टर दिन शाह अंकल सरिया, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध अब्दुल सुबहान मेमन, साबिक डायरेक्टर जनरल पाक्स लियाकत कायम खानी, वक्कास रिफत और दीगर शामिल हैं। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लॉट है, थोड़ी सी इसका महल वकूबी बता दूं कि बड़ा ज़बरदस्त जगह है ये। मेन क्लिफ्टन के जो ब्रिज है, एक तरफ पर बाग इब्न कासिम है और दूसरी तरफ पर अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी है। अच्छा, ये जो खबर जो ये मतलब जो यहाँ तक पहुँची है, ये काम शुरू है कि जब पिछले साल साबिक वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी सजाद अब्बासी को गिरफ्तार किया जाता है, वो सुल्तानी गवाह बन जाते हैं और वो कहते हैं कि जी, और ये कोर्ट के सामने उन्होंने कहा है कि जी मैंने एमिनिटी प्लॉट बेचा डॉक्टर अंकल सारिया को। डॉक्टर अंकल सारिया जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर EDO रेवेन्यू थे, ठीक है, तो भी अच्छी पोस्टिंग है, और उन्होंने आगे बेच दिया मलिक रियाज को। तो ये इसकी चेन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो सजाद अब्बासी जो है रेवेन्यू ऑफिसर थे, हाँ वो अच्छा सॉरी सजाद अब्बासी, सजाद सॉरी गलती हो गई, जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर थे अंकल सरिया, उन्हें बेचा। अच्छा, जो फनी बात है इसमें कि वैसे तो जब नैब कुछ करता है तो मतलब
हेडलाइंस बनती हैं। और हेडलाइंस क्यों बनती हैं? हेडलाइन खुद ही नहीं बनती यार, जादू नहीं है। नैब की एक प्रेस रिलीज आती है और इनफैक्ट सबको ही जाती है, कभी व्हाट्सएप पे भी आती है एंड सो ऑन। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन रेफरेंस फाइल हुई है, तो ये खबर जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये भी रेफरेंस से ही आई है। हाँ, और ये पता नहीं ऐसा क्यों में ही नजर आएगी, बाकी तो इधर उधर नहीं। अच्छा, नैब अक्सर ये होता है कि अक्सर क्या हमेशा ये होता है कि जब कोई केसेस की अप्रूवल भी दी जाती है उस तक की प्रेस रिलीज आती है, रेफरेंस दायर करना तो बाद की बात है। ये वाहिद है जिसकी ना केस की वो आई के अप्रूव हुआ है, चेयरमैन नैब ने कब किया किसी को नहीं पता, कब दायर हुआ वो तो हमारे नुमाइंदे हैं मलिक असद इस्लामाबाद में, जो उन्होंने ये निकाल लिया क्योंकि कोर्ट के अंदर बहरहाल दायर हो गया है। तो ये ओवरऑल जो चला था आपको बहरिया टाउन कराची का भी, जिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए जो है मलिक साहब को कहा कि जेबें ढीली करें थोड़ी, और मलिक साहब वही जो है इस बात पर ना यार एक और क्योंकि कहीं और भी ये खबर छपी थी, आई डोंट थिंक नेशन में, पता है मुझे याद नहीं है, तो उसमें एक नैब के एहलकार अनोनिमस नाम नहीं दिया, उनका एक बड़ा एक मजेदार कोट था, सही है गलत है मैं नहीं कह सकता, कि बिग मनी बाइज बिग साइलेंस। हाँ, तो शायद ये भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री चलती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बैरियर टाउन में जिन लोगों ने घर लिए हुए हैं उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई है, मैं इंडिपेंडेंटली इसकी तस्दीक नहीं कर सका, कि वहाँ पर एकदम से 35% इजाफी चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस की एक पेशकश की गई है, डिमांड की गई, सोशल मीडिया पे बेचैनी भी। जी हाँ, एक हैशटैग चल रहा है BTK लीगल चार्जेस। ये भी एक और इनके जो दामाद हैं जैन मलिक, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा BTK में भी उन्होंने जब मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें जब ये बहरिया टाउन कराची की डील हुई थी तो 7.5 अरब रुपए कैश जा करके एक फेक अकाउंट में जमा करा दिए थे। अच्छा, 7.5 अरब कैश। यार मैंने तो कभी 7.5 अरब मतलब एक्चुअल अरबों को ही नहीं देखा साथ। ये जो नैब का ताज़ा रेफरेंस आया है, नैब तो ये कह रही है कि इसका ताल्लुक आसिफ जरदारी और प्रयाग तारपुर जो जिन जारी बैंक अकाउंट्स में तहकीकात हो रही हैं उनसे है, लेकिन जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि ये एक सेपरेट मामला है और इसको दूसरे मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। अब हो किसका किससे लिंक है वी डोंट नो सर। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि यूके गवर्नमेंट के साथ वो कौन सा मुआहदा है, किसके जाहिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 62 मंजिला इमारत है, उसमें बहुत से जो मल्टी फंक्शन हैं, इसमें रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी हैं, क्लब्स भी हैं, सुपरमार्केट भी है, सारा कुछ है, वो सब कुछ ऑलरेडी बिका चुका है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी वही होगा जो बहरिया टाउन कराची में रेगुलराइज करने हैं। जुल्फी बुखारी साहब को भी रेगुलराइज कर दिया। हाँ, वो जुल्फी बुखारी तो जाहिर है, बस वो उन्होंने क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट। अच्छा, नैब के हवाले से जा जुल्फी जी ले अपनी जिंदगी, ये चीज़। नैब के हवाले से एक और खबर जो है वो डॉन में शाया हुई कि कल जो एक एहतसाब अदालत है उसने नैब के मुतालबे पे जो फ़ज़ाई हाउसिंग स्कीम कराची जिसके बारे में हमें हर प्रोग्राम में कॉल्स आती हैं, उससे मुताल्लिक़ा 2 बिल्डर्स हैं, उनके रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी है। इन बिल्डर्स का नाम है तनवीर अहमद और बिलाल तनवीर। इनका ताल्लुक़ मैक्सिम प्रॉपर्टी से है, जिन्होंने फ़ज़ाई हाउसिंग स्कीम के साथ पार्टनरशिप में 18 अरब रुपए जमा किए अकॉर्डिंग टू द नैब। हालांकि ये ज़मीन शोहदा और जंगी हीरोज़ के ख़ानदानों के नाम पे ली गई, मगर अब तक 8400 मुजव्वज़ा हाउसिंग यूनिट्स में से सिर्फ 30 यूनिट शोहदा के अहले खाना को अलॉट तो इस पर भी कुछ 8,000 से ज़्यादा बैरून मुल्क जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है 2015 में, मुतासिरीन की तादाद अकॉर्डिंग टू द नेब रेफरेंस 5800 के लगभग है, और इसमें फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासिरीन भी हैं। और अब उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब आपने 2015 में जो पैसे जमा कराए थे वही वापस ले लें आप, तो वो ज़ाहिर लोग कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कुछ नहीं तो। अच्छा, नैब रेफरेंस में ये भी है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दी है इस स्कीम की, इस ज़मीन की या नहीं, क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं। इसमें से कुछ ज़मीन जो है K4 मंसूबे की भी है, तो जहाँ बहरहाल देखते हैं ये भी कहाँ चलता है। एक वक्फा ले।
आज तक ये नहीं पता चल सका कि लोग लाइफ पार्टनर क्यों चुनते हैं और क्यों नहीं चुनते हैं, शादी क्यों करते हैं और शादी क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह की स्टोरीज जो हैं आज हमने झांकने की कोशिश की है, सियासत और जूते से अलग होके। बहुत अच्छा, हो गया। मसलन मेरे पास एक स्टोरी है जो बीबीसी की वेबसाइट पे मैंने पढ़ी कि एक जापानी फैशन इंडस्ट्री के सरमायाकार हैं युसाको मियाजावा, उनकी कंपनी है ज़ुज़ु फैशन। अच्छा, उनके ज़बरदस्त किस्म के शौक़ हैं। पहले वो स्टंट्स किया करते थे, फिर वो म्यूज़िक बैंड में जो है वो ड्रमर हो गए और फिर जो है फैशन इंडस्ट्री में आ गए। और उनकी जो दौलत है उसका अंदाज़ा है $3 अरब। मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मीडियम रेंज में। हमारे पास तो कभी भी नहीं हो सकते। नहीं। उनको शौक़ है मज़ीद एडवेंचर करने का, और एक एडवेंचर वो ये करना चाह रहे हैं कि 2023 में वो चांद के गिर्द सफ़र करने वाले पहले सिविलियन मुसाफिर बनना चाह रहे हैं। स्टारशिप SpaceX, हाँ, ये जो इलॉन मस्क का है मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ। उन्होंने लेकिन उनके साथ उनका मसला ये है कि अभी अभी उनका हुआ है ताज़ा ब्रेकअप। ओके। गर्लफ्रेंड उनकी चली गई है, लेकिन वो 2023 में ये चाह रहे हैं कि वो चांद के गिर्द अकेले चक्कर ना लगाएं। नहीं तो मज़ा तो नहीं है। कोई पार्टनर या शरीके हयात अगर उनके साथ सफ़र करना चाहे तो शी इज़ मोस्ट वेलकम। अच्छा, मियाजावा ने ख़वातीन से कहा है कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ चांद का चक्कर लगाने में, वो मेरी वेबसाइट पे अप्लाई करें। शराइत बड़ी सिंपल है कि आपको सिंगल होना चाहिए, उम्र 20 साल से ज़ायद हो, इसलिए कि मियाजावा खुद 44 साल के हैं। ठीक है। खातून की मस्बत सोच हो। अब ये मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मस्बत सोच हो और खलाई सफ़र से दिलचस्पी, ज़ाहिर है ऑब्वियसली, मतलब हाँ ऐसा। लेकिन बहरहाल, अच्छा आज है 16 तारीख है ना, 16 तारीख। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है 17 जनवरी, यानी कल। हाँ, कल 2-3 दिन पहले बताते हैं। सॉरी कि हमने इतनी लेट हो गए। हाँ, लेकिन अब भी कुछ घंटे बाकी हैं। अच्छा, 17 जनवरी यानी कल तक अप्लाई किया जा सकता है। नताइज का ऐलान खुद मार्च के इख्तिताम पे मियाजावा ही करेंगे। ये मियाजावा मुझे लगता है कोई सियालकोट का MN है। अच्छा, एनीवेज, अच्छा तो ये है मेरे पास एक खबर के। नॉट बैड। कुछ लोग लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हाँ, मतलब जज्बे में। जैसे ये साहब है और उन्होंने अपना मैरिज प्रपोजल क्या किया और अपने पीठ के ऊपर टैटू कर दिया है। अच्छा, और ये सवाल है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मेरी जान, अगर उसने ना कह दिया तो तुम क्या करोगे इसके बाद? क्या मतलब पूरी जिंदगी इस पे ब्लैंको लगाते जाओगे? जो नई लड़की आएगी उसके टेप के ऊपर इसके नाम रख दोगे? तो मतलब इतना भी एक्सट्रीम हरकत नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग हैं, अब जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि यार मैं नहीं अप्लाई कर सकता था क्योंकि मैं मर्द हूँ ये चांद पे जाने के लिए। ऐसे कोई सीन नहीं है। आपको पता है युगांडा में क्या हुआ है? युगांडा में एक इमाम मस्जिद थे, शेख मोहम्मद मुतुम्बा। हाँ, 27 साल की उम्र थी, जवान थे। उनकी शादी हुई और 3 हफ्ते बाद उनको पता लगा कि मैंने एक मर्द से शादी कर ली है। अच्छा, हाँ। और पता कैसे पता लगा उन्हें? क्योंकि वो गए मस्जिद अजान देने, बच्चों को पढ़ाने, और इनकी जो वाइफ थी वो पड़ोसी के घर जाके उनका टीवी चोरी करने लग गई। वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने जब विमेंस पुलिस ने इसको सर्च किया तो पता लगा कि सर ये तो मर्द हैं। अब इमाम साहब को कैसे इस बात का नहीं था, और भी मजीद डिटेल्स हैं, लेकिन अगेन अगर मैंने वो डिटेल्स बता दी तो फिर आपको पता है कि सही बात, पाबंदियां लग जाएंगी शायद। और शुक्र है कि यहीं पे प्रोग्राम, मैं खाली यही रोक देते हैं प्रोग्राम क्योंकि इसके बाद आज इजाजत दीजिए, सेगमेंट में सुनेंगे। कल आप बोलिएगा, हम सुनेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।